जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का पिनेकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम जो है एसएससी जनरल स्टडीज की 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू की जो हमारी बुक है उस बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा ये जो बुक है ये टीसीएस पैटर्न पर आधारित है और अब तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सितंबर 2023 तक, इन सभी को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है इस बुक के अंदर लिया गया है। और ये इस बुक का जो है 5th एडिशन है और आने वाला जो आपका एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है रहने वाली है। तो आप इस बुक को मार्केट से खरीद सकते हो, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में जो है आपको ये बुक मिलेगी। और हम जो है आपको इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ सकें और अच्छे से जान सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना लगाते हुए इन क्वेश्चंस को करते हैं और देखते हैं। मैं आपको साइंस करवा रहा हूँ और साइंस के अंदर बायोलॉजी के मिसलेनियस क्वेश्चन लगभग लास्ट जो है पोर्शन जो हमारा चला हुआ है, इसके बाद एक क्लास और जो है हम लेंगे, लगभग सभी कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए पहला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। What are the 3 part of बैक्टीरियल फ्लैगेलम? फ्लैगेलम बैक्टीरिया जो होता है उसके जो होते हैं ऐसे करके देखने को मिलेगा आपको। इसके जो है मेनली जो होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं। कितने 3 पार्ट होते हैं? 3। फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी होती है। टेल नहीं होती है। टेल को ही हम जो है जो है फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, तो बेसल बॉडी, फिलामेंट एंड हुक इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। अगर आपको और अच्छे से देखना है फ्लैगेलम्स को तो आप डायग्राम देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फ्लैगेलम का डायग्राम। ठीक है, फ्लैगेलम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? वाटर इज साइक्लिक रिसोर्स, बिल्कुल भी हम इसको चक्रीय संसाधन है, बिल्कुल है। हम इसका यूज करते हैं, यूज करने के बाद जो है मतलब इसको जो है बार बार रिसाइकल हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साइक्लिक है। गंदा हो जाता है फिर इसको साफ कर लेते हैं, फिर गंदा हो जाता है फिर साफ कर लेते हैं, ये साइक्लिक है, ये बिल्कुल ठीक है। वाटर हैज ओनली 1 स्टेट, नहीं भी, वाटर की 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वाटर इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, नहीं भी, वाटर जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? देखिएगा यहां पर एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। एक होते हैं रिन्यूएबल सोर्स और एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स। रिन्यूएबल का मतलब जो बहुत ज्यादा मात्रा में है पृथ्वी पर और उनके खत्म होने की अभी संभावना नहीं है, उनको हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। जैसे कि पानी है, हवा है, सूर्य है, ये सारे रिन्यूएबल हैं। लेकिन जिनकी खत्म होने की संभावना है जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ठीक है, ये जितनी भी हैं ये सारी की सारी रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है। तो आपको याद रखना है ये आपका रिन्यूएबल है, इसकी खत्म होने की कोई संभावना नहीं है। वाटर इज बायोटिक कंपोनेंट, नहीं भी, बायोटिक केवल 2 ही होते हैं, एक आपका प्लांट होता है बायोटिक और एक आपका एनिमल होता है, और जितनी भी चीजें बचती हैं वो आपकी एबायोटिक होती हैं। तो वाटर जो है आपका एबायोटिक कंपोनेंट है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड ऑफ डैश टिश्यू। तो नारियल के रेशेदार जो छिलके होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो यहाँ पर 3 टिश्यू दिए गए हैं जिनको हम सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। आपका एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जाइलम। जाइलम का काम है जल का परिवहन करना, यानी कि मैं जल ही लिख रहा हूं, जल का परिवहन करना काम जो है, परिवहन करना काम किसका है? ये जो है आपका जाइलम का है। और 3 टिश्यू बचते हैं जो सिंपल परमानेंट होते हैं, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा याद रखो, पेरेंट्स याद रखो। पेरेंट्स क्या करते हैं? हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, इसीलिए प्लांट्स के अंदर भोजन यानी कि फूड की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था करना, उसका स्टोरेज करना, उसको स्थानांतरित करना, ये सारा काम कौन करते हैं? ये जो है आपका पैरेनकाइमा करते हैं। देखिए स्कूल लाइफ जो होती है, स्कूल लाइफ में स्केलेरनकाइमा, स्कूल लाइफ में बच्चा जो होता है वो बहुत ज्यादा रिजिड होता है, कठोर होता है। माता पिता का उस बच्चे के ऊपर कंट्रोल होता है, यानी कि प्लांट को रिजिड बनाने का, प्लांट को, पौधों को कठोर बनाने का काम जो है वो कौन करता है? वो जो है आपका स्केलेरनकाइमा करता है। कॉलेज से याद रखो, कोलेनकाइमा। कॉलेज में जैसे ही बच्चा जाता है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाता है, यानी कि वो जो है अपनी मनमानी करता है, जैसे भी वो रह सकता है वैसे रहता है। तो कोलेनकाइमा जो है वो फ्लेक्सिबल है, यानी कि पौधों को लचीलापन देता है। तो पौधों को लचीलापन देने का काम जो है वो किसका है? वो जो है आपका कोलेनकाइमा का है।
तो आपका राइट आंसर जो होगा यहाँ पर हस्क ऑफ कोकोनट है, यानी कि जो नारियल का ऊपर का जो छिलका होता है वो बहुत ज्यादा कठोर होता है। कठोर होता है तो कठोरता के लिए हमें किसको ठोक देना, आंसर को सी को जो आंसर कर देना है। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ XYZ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन है रॉकफोर्टाइन, रॉकफोर्टाइन सी इज फाउंड इन, रॉकफोर्टाइन सी किस में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है रॉकफोर्टाइन सी जो है वो आपकी चीज में पाया जाता है। सी और सी ऐसे याद रखो, आपको फैक्ट के लिए आपको याद रखना है, बहुत अच्छा फैक्ट है। तो ये कंपोनेंट जो है आपका किस में पाया जाता है, चीज में जो है रॉकफोर्टाइन सी पाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, Who among the following proposed the term इकोसिस्टम, हम कर चुके हैं। इकोसिस्टम को सबसे पहले हैकल ने दिया था, सॉरी इकोलॉजी को हैकल ने दिया था, इकोसिस्टम को टांसले ने दिया था। किसने दिया था, टांसले ने दिया था। टांसले इज द राइट आंसर। लिंडमैन ने 10% का एनर्जी नियम दिया था, ये भी बात आपको याद रखनी है। ये सारे इको सिस्टम के साइंटिस्ट मैं आपको करवा चुका हूं, दोबारा आपको करवाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पिछली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से हम कर चुके हैं। क्वेश्चन है साइनेकोलॉजी, साइनेकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। साइनेकोलॉजी किसको डिफाइन करती है, तो देखिए साइनेकोलॉजी आपकी इकोलॉजी की ही एक ब्रांच है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो इकोलॉजिकल कम्युनिटी जितनी भी होती हैं, जितनी भी कम्युनिटी होती है उनकी डेवलपमेंट के बारे में, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में जानते हैं, उसको हम साइनेकोलॉजी कहते हैं। साइन इकोलॉजी, साइन इकोलॉजी, यहाँ पर साइन जो है याद रखिएगा, तो यहाँ पर ये जो है इकोलॉजिकल कम्युनिटी के स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम करती है आपकी जो है साइनेकोलॉजी। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद इंटररिलेशन ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज विद एनवायरनमेंट, इसको हम इकोलॉजी बोलते हैं। इट इज डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी, ये भी याद कर लीजिएगा, इकोलॉजी की डेफिनेशन है ये, विज्ञान की भाषा का जो व्यक्तिगत प्रजातियों के उनके पर्यावरण के साथ संबंध को दिखाती है, उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं। ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद इंटररिलेशन ऑफ टू स्पीसीज, नहीं ये नहीं होगी, तो आपको जो है डायरेक्ट कहां पर चला जाना है, यहां पर चले जाना है, डी राइट आंसर होगा। स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोलॉजिकल कम्युनिटी, जो इकोलॉजिकल कम्युनिटी है, परिस्थितिकी समुदाय हैं, उनके अंदर जो है उनके स्ट्रक्चर को, उनके डेवलपमेंट को जो है दिखाता है कौन भी, आपका साइनेकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी, लेकिन बात की गई है मॉडर्न की। इकोलॉजी का फादर तो कौन है, इकोलॉजी का फादर जो है आपका जो हैकल है, बट मॉडर्न का ओडियम है, ये मैं आपको बता चुका हूं, मॉडर्न का ओडियम है, याद रखिएगा। रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, सेल न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। डार्विन ने जो है डेवलपमेंट यानी कि इवोल्यूशन थ्योरी दी थी, इवोल्यूशन थ्योरी दी थी, ठीक है, इवोल्यूशन थ्योरी दी थी। और रॉबर्ट हुक ने जो है डेड सेल या फर्स्ट सेल की डिस्कवरी की थी। तो इनको आपको याद रखना है, फैक्चुअल डेटा है, कुछ इसमें है नहीं। नेक्स्ट पर चलिएगा, आइडेंटिफाई ए फोमिट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये फोमिट क्या होता है, पहले तो ये देखोगा, फोमाइट, फोमिट जो भी है, फोमाइट क्या होता है, फोमाइट, फोमाइट वे होते हैं, वे कंपोनेंट जो डिजीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर डिजीज फैलाते हैं, रोगों को फैलाते हैं। ऐसे लिख देता हूं, रोग फैलाने के कारण, फैलाने वाले क्या कहलाते हैं, इनको जो हम फोमाइट बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा फोमाइट है, ड्रिंकिंग वाटर। अब एक बात बताओ भाई, पीने का ही पानी है, केवल वाटर होता तो रोग फैला सकता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो ड्रिंकिंग का है, तो कौन ड्रिंकिंग वाटर खराब पिएगा, अच्छा ही तो पिएगा, तो ये रोगों को नहीं फैलाएगा। ब्लड फैलाएगा, नहीं फैलाएगा। लार फैलाएगी, नहीं, लेकिन ग्लास के साथ चिपक जो बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जा सकते हैं, यानी कि ग्लास एक फोमाइट है, ग्लास एक फोमिट है, फोमाइट है, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। Why does one get cramps after sudden physical activity? जब हम एकदम से फिजिकल एक्टिविटी करने लग जाते हैं तो क्रैम्प्स आते हैं, यानी कि मांसपेशियों में। क्रैम्प का मतलब क्या होता है, पेन इन मसल। क्रैम्प्स का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, पेन इन मसल। मांसपेशियों में दर्द होना जो है क्या कहलाता है, एकदम से, अचानक, सडन भी कर सकते हो आप इसको। क्रैम्प्स वैसे सडन ही आते हैं,
ठीक है, इसने लिख रखा है सडन फिजिकल एक्टिविटी। तो क्रैम्प्स कहलाते हैं, पेन इन मसल जो है क्रैम्प्स कहलाते हैं। अब ये किसकी वजह से आते हैं? देखिएगा, हम एकदम से जब फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती बॉडी के अंदर। अगर ऑक्सीजन कम होगी और सेलुलर रेस्पिरेशन होगा तो उस टाइम पर एनर्जी के साथ लैक्टिक एसिड बनेगी। एनर्जी के साथ क्या बनेगी? लैक्टिक एसिड बनेगी, और वो लैक्टिक एसिड मसल्स में जम जाएगी, जिसकी वजह से क्रैम्प्स आएंगे। याद रखिएगा, देखिएगा, जब ग्लूकोज के साथ C6H12O6 के साथ ऑक्सीजन मिलती है तो आपका एटीपी बनती है 36 एटीपी एनर्जी, प्लस में CO2 गैस रिलीज होती है। ये होता है अच्छे वाला रेस्पिरेशन। लेकिन हम क्या करते हैं, एकदम से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, ऑक्सीजन की पूर्ति हो नहीं पाती है, तो C6H12O6 जो है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके एटीपी तो बनाता ही बनाता है, साथ के साथ वो जो है लैक्टिक एसिड को भी क्या कर देता है? प्रोड्यूस कर देता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आपकी अल्कोहल को प्रोड्यूस कर देगा बॉडी, ठीक है। तो यहां पर आप याद रखिएगा, लैक ऑफ जब ऑक्सीजन होगा तो उस टाइम पर आपके क्रैम्प्स आएंगे। तो याद रखना, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा। अब देखो क्या ऑप्शन दे रखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं जमा होगा, पेप्सिन एंजाइम रिलीज केमिकल रिलीज नहीं भी, ऐसा भी नहीं होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होंगे तो फिर तो जो है एनर्जी बनेगी 36, ये भी नहीं होगा। एक बचता है, मसल्स के अंदर जो है क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड जो है जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या आएंगे? क्रैम्प्स आएंगे। एक बात याद रखना, 2 क्वेश्चन आते हैं, मसल्स में पेन लैक्टिक एसिड के जमाव की वजह से होता है, लेकिन जॉइंट्स में पेन, यहां पर एक वर्ड लिखना, जॉइंट्स पेन जो होता है आपका, जॉइंट्स पेन जो होता है वो आपके किसकी वजह से होता है? ये आपके यूरिक एसिड की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? यूरिक एसिड के जमाव की वजह से क्या होता है? आपके जॉइंट्स में पेन होता है। एक आपका मस्कुलर पेन होता है, मसल पेन होता है, मसल पेन जो है आपके लैक्टिक एसिड के जमाव की वजह से होता है। ये लगते सेम है, दिखते सेम है, लेकिन होते अलग हैं, तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इन इकोलॉजी इज डिटरमाइंड बाय द डिवाइडिंग द बायोमास पर यूनिट एरिया बाय द एज ऑफ इकोसिस्टम। परिस्थितिकी में डैश को जैव भार प्रति इकाई क्षेत्रफल को वन परिस्थितिकी तंत्र की आयु से विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। तो भाई हम किसके साथ विभाजित करें? डिवाइडिंग बाय बायोमास पर यूनिट एरिया को किससे डिवाइड करेंगे? तो बायोमास पर यूनिट एरिया को जो है हम बायोमास प्रोडक्टिविटी से डिवाइड करेंगे। किससे? प्रोडक्टिविटी से डिवाइड करेंगे। और उसके बाद जो है आप क्या निकालोगे भी? हम जो है इकोलॉजी के जो है एज जो है हम निकाल लेंगे, एज ऑफ इकोसिस्टम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर डेंसिटी को नहीं करेंगे, साइज को नहीं करेंगे, एनर्जी को नहीं करेंगे, आपका जो बायोमास प्रोडक्टिविटी जो है उसको जो है डिवाइड करेंगे। यानी कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एज ऑफ इकोसिस्टम निकालने के लिए हमें क्या करना है? बायोमास पर यूनिट एरिया को किससे डिवाइड करना है? बायोमास प्रोडक्टिविटी से जो है डिवाइड कर देना है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स degrade detritus into the simple organic substance. This process is called. तो क्या प्रोसेस कहलाता है? ये मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि वैसे तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है डिकम्पोजिशन जो होता है ना, डिकम्पोज होना किसी चीज का, बिल्कुल कार्बनिक कंपाउंड में टूट जाना, सिंपल कार्बनिक में टूट जाना, डिकम्पोजिशन कहलाता है। डिकम्पोजिशन के 5 स्टेज होते हैं, जिसमें आपका कैटाबोलिज्म होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, लीचिंग होता है, मतलब जो ह्यूमिडिटिफिकेशन भी होता है, और लास्ट में जो आपका डिकम्पोजिशन होता है। 5 होता है, एक ह्यूमिडिटिफिकेशन भी होता है, ह्यूमिडिटी भी बनती है। तो यहां पर इसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि बैक्टीरियल फंगल एंजाइम डिग्रेड द डेटा इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जब सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिवाइड होते हैं, स्टार्टिंग फेज जो होता है, इसको हम कैटाबोलिज्म कहलाते हैं। ये क्या कहलाता है? कैटाबोलिज्म कहलाता है, ठीक है। सॉरी भाई, कैटाबोलिज्म लास्ट स्टेज है, लास्ट में बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिक बन जाते हैं, इसको हम कैटाबोलिज्म बोलते हैं। पहला फ्रेगमेंटेशन है, फिर लीचिंग है, फिर आपका जो है ह्यूमिडिटी है, फिर उसके बाद जो है डिकम्पोजिशन है, फिर कैटाबोलिज्म है। नेक्स्ट पर चलिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर। तो हम सभी को पता है इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है? तो आपका कार्बोहाइड्रेट्स जो है
वो आपकी इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, 1 ग्राम 4.3 देते हैं, बट इंस्टेंट होती है, तुरंत वाली, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट आपके शुगर हैं, तो इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर जो है आपका बनाना है, बनाना आपका कार्बोहाइड्रेट है, बनाना रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट देखिएगा, Which of the following is not a factor which should be kept in mind when planning meals for a family? हम किस चीज का ध्यान नहीं रखते जब हम कोई भी फूड बना रहे हैं, मील बना रहे हैं? पहला इन्वायरमेंट का। अरे इन्वायरमेंट का देखिए, न्यूट्रिशनल नीड तो देखेंगे हम भाई कितनी जरूरी है, इकोनॉमिकल फैक्टर भी देखेंगे भाई, अब हमारे पास पैसा ही नहीं है तो कैसे बना देंगे कुछ भी चीज। सीजन भी देखेंगे भाई, अब सीजन चला हुआ है, मान के चलो भिंडी का, अब बना रहे हो कुछ और, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, तो सीजन भी देखेंगे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन्वायरमेंट को नहीं देखेंगे। इन्वायरमेंट कैसा चला हुआ है, इन्वायरमेंट जो है कोई भी नीड नहीं है देखने की, ठीक है। तो सिंपल था, इसमें कुछ था नहीं कि परिवार के लिए भोजन बनाना आपको, तो आप अगर गृहिणी हो तो, लड़का है तो गृहिणा है तो, ठीक है, जैसा भी है, ग्रहण गृहिणी जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट पर देखिएगा, इन एन इकोसिस्टम vertical distribution of different species occupying different level is called। तो आपका जो पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न क्षेत्रों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को हम क्या बोलते हैं? देखिएगा, जो आपका जो पैरामिड वाला जो स्ट्रक्चर है इकोसिस्टम में, पैरामिड जो बनाए हैं, पैरामिड में यहाँ ये रहेंगे, यहाँ ये जो पैरामिड जो है ये कहा है इसने, डिफरेंट लेवल को हम क्या कहेंगे? इस डिफरेंट लेवल को, इस चीज को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर स्तर बने हुए हैं, एक ये स्तर, ये निम्न, ये लो, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन, हिंदी में स्तर विन्यास बोलते हैं, स्तर विन्यास बोलते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, जब हम इकोसिस्टम में कोई स्तर बनाते हैं, लेवल बनाते हैं, तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसका नाम है स्ट्रेटिफिकेशन। इंपॉर्टेंट है भाई बहुत ज्यादा। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। देखिएगा, इकोसिस्टम का मतलब जहां पर हम रह रहे हैं, एक जगह है पर्टिकुलर जहां पर बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ से रहते हैं, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। लेक है एक, मतलब आप ये कह सकते हो जलीय इकोसिस्टम है, जल में बहुत से जीव रहते हैं एक साथ, ठीक है, ये तो खुद बनता है, तालाब भी खुद बनता है, जंगल भी खुद बनता है, लेकिन बगीचा हम खुद तैयार करते हैं, हम तैयार करते हैं, उसमें पेड़ लगाते हैं, उसमें इंसेक्ट आ जाते हैं, कबूतर, बिल्ली, कुछ भी रहता है, मतलब जितने भी हैं वो हम बनाते हैं इसको। तो ये जो है आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का उदाहरण है। सिंपल था, इससे सिंपल कुछ नहीं है। डैश इंडिकेट्स द realm of living organisms and their interrelations with environment। जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को कौन इंगित करता है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जब हम इंटर रिलेशनशिप्स देखते हैं सभी के, तो उनको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। जहां पर आपका बायोस्फीयर 3 चीजों से मिलकर बना होता है, उसमें एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, इनसे मिलकर जो आपका क्या बना होता है? बायोस्फीयर बना होता है। और इन सब का जो इंटररिलेशन जब हम देखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है भाई। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर, जिसको हम डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। सबसे प्योर कौन है? जिसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है। सिंपल है, देखिएगा, कुएं का पानी है भाई, कुछ इंप्योरिटीज हो सकती है, कुआं खुला है तो रुका हुआ पानी है, उसमें इंप्योरिटीज आ सकती है, रिवर में भी आ सकती है, रेन में एसिड रेन हो सकती है, बट आपका स्प्रिंग वाटर जो है, झरने का पानी, चलता हुआ पानी है, पहाड़ों से निकलता है, तो कहने का मतलब ये बिल्कुल प्योर है, इसमें कोई इंप्योरिटीज नहीं आएगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सी स्टेटमेंट जो है आपको करेक्ट लग रही है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। Converting plant and animal waste including that from kitchen into the manure is called composting। यानी कि किचन से निकलने वाली कचरे को भी शामिल करते हुए पौधे जानवरों के अवशिष्ट खाद में जो प्रदर्शित होना क्या कहलाता है? मतलब बदलना जो है कंपोस्टिंग कहलाता है। बिल्कुल ठीक है। कंपोस्टिंग का मतलब ये होता है जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं, जितने भी आपके बायोटिक मैटर हैं, उनका किस में कन्वर्ट हो जाना, उनका जो है बिल्कुल डिकम्पोज हो जाना क्या कहलाता है? कंपोस्टिंग कहलाता है। ये ठीक है, ठीक है भैया।
द मेथड ऑफ मेकिंग कंपोस्ट फ्रॉम किचन गार्बेज यूजिंग रेड वर्म्स इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। बिल्कुल भाई, अगर हम इसके लिए केचुओं का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि केचुए जो है कंपोस्टिंग को तेज कर देते हैं, कंपोस्टिंग को, यानी कि वो जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं उनको डिकम्पोज करने की क्रिया को तेज कर देते हैं। इसीलिए हम इनको जो है किसानों के मित्र, प्रकृति का हलवाहक, किसानों के दोस्त, इन नामों से जानते हैं। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो उसको हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं, जब हम कंपोस्ट करने के लिए किसी भी चीज को किसका प्रयोग करते हैं, रेड वार्म या अर्थ वार्म का प्रयोग करते हैं, केचुओं का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो दोनों आपके ठीक हैं, बोथ 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 1 और 2 दोनों के दोनों जो है आपके ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द ग्रीन प्लांट इन टर्सरियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट डैश ऑफ एनर्जी, यानी कि ग्रीन प्लांट जो है, अब मुझे पता है प्लांट जो है किससे एनर्जी लेते हैं, प्लांट जो है सन से एनर्जी लेते हैं। अब सन से एनर्जी कितनी लेते हैं मैं बता चुका हूं, क्योंकि यहां पर कोई ट्रॉपिक लेवल नहीं है। ट्रॉपिक लेवल का नियम जो था, एनर्जी का नियम जो था 10% का, वो ट्रॉपिक लेवल का नियम था। और ट्रॉपिक लेवल का नियम जो है वो लिंडेमैन ने दिया था। सन का नियम जो है 1% है। सन से कितनी एनर्जी लेते हैं, 1% लेते हैं। बहुत से स्टूडेंट 10 को देख रहे होंगे, 10 ऑप्शन में नहीं मिला होगा तो 8 को टिक करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा मत कर दीजिएगा। वो जो 10% एनर्जी का नियम जो था, 10% एनर्जी का लॉ जो था, एनर्जी लॉ जो था वो आपका ट्रॉपिक लेवल का लॉ था। किसका लेवल का लॉ था, ट्रॉपिक लेवल का लॉ था। ट्रॉपिक लेवल में जो है 10% ही बचता है, यानी कि प्लांट को हिरण, हिरण को लोमड़ी, लोमड़ी को शेर, ये जो होते हैं इनमें 10% बचता है। जो सन से जो है केवल 1% ही होता है। नेक्स्ट देखिएगा, व्हेन द ब्रेड राइजेस एंड बेक्स डैश क्रिएट्स थाउजेंड्स ऑफ बंडल्स इन द डफ, यानी कि क्वेश्चन का जब ब्रेड ऊपर उठती है, पकती है जब, तो फूलती है, तो वो जो बबल्स बनते हैं उसका रीजन क्या है। यानी कि फूड को फ्लोप बनाने के लिए, फ्लॉपी बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फूड फ्लॉपी बनाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। फूड फ्लॉपी बनाने के लिए, फ्लॉपी फूड बनाने के लिए लिख सकते हो आप, फ्लॉपी फूड बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। कोल्ड ड्रिंक्स में भी किसका प्रयोग करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में भी जो बबल्स आते हैं वो भी इसी का रीजन होते हैं। मेन ग्रीन हाउस गैस भी कौन है, मेन ग्रीन हाउस गैस भी कौन है, यही है मेन ग्रीन हाउस गैस भी जो है CO2 है। तो CO2 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये 3 क्वेश्चन तो बार बार पूछे जाते हैं, इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, विच लेवल ऑफ फूड चेन इंक्लूड्स मिलीपेड, स्प्रिंग टेल्स, वुड लाइस, डंग फ्लाइज and slugs that feed on the dead and decaying plants or animals। खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में मिलीपेड, स्प्रिंग टेल, वुड लाइट्स और गोबर मक्खियां और घोंघा शामिल हैं, जो मृत और सड़ने वाले पौधे और जानवरों को खाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम डिट्राइटिवोरस बोलते हैं, अपर्दनकारी बोलते हैं। देखिए, कार्निवर्स जो मांस खाते हैं, जो नॉन वेज खाते हैं, ओमनिवर्स जो सभी चीजें खाते हैं, हर्बीवर्स जो घास फूस खाते हैं। ठीक है, तो आप वैसे भी नेगलेक्ट कर सकते हो ऑप्शंस को। तो डिट्राइटस जो गले सड़ों को खाते हैं वो हम डिट्राइटिवोरस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए बैलेंस्ड डाइट टेक्स केयर ऑफ ऑल द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स एक्सेप्ट 1। इनमें से किसको जो हम बैलेंस डाइट में नहीं रखते हैं। देखिएगा, बैलेंस डाइट जो है, आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट बताने आपको। प्रोमोट्स ए हेल्दी माइंड, दिमाग को ठीक कर दिया है, नहीं भाई, माइंड को ठीक करने की हिम्मत नहीं है भैया हेल्दी डाइट में। आपकी बॉडी को ठीक रखेगी, सब चीजों को ठीक रखेगी, ठीक है, बट माइंड को ठीक नहीं रखेगी। मेट्स द RDA फॉर ऑल न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल भी सभी से जो है हमें जितना भी जरूरत होती है, जितनी भी वो सारी चीज हमें मिलती है, बिल्कुल ठीक है। और इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन, बिल्कुल भी इंक्लूड मतलब सही अच्छे तरीके से जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इंक्लूड्स ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होती हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसी प्रकार से माइंड को प्रमोट नहीं करेगी। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज ए वे इन विच एडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस। वह कौन सा तरीका है जिसमें अनुकूलन नहीं होता, जिसमें एडेप्टेशन नहीं होता। एडेप्टेशन, अब देखो भाई यहाँ पर फिजियोलॉजिकल, अब शारीरिक एडेप्टेशन तो हो सकता है, बिहेवियर में भी चेंज हो सकता है, मॉर्फोलॉजिकल चेंज भी हो सकता है,
बदलाव हो सकता है शरीर में, लेकिन इमोशनल एडेप्टेशन नहीं हो सकता। इमोशनल एडेप्टेशन नहीं हो सकता, तो इसने यही पूछा है कि कौन सा एडेप्टेशन नहीं हो सकता, नोट एडेप्टेशन। ठीक है भाई, तो इमोशनल नहीं बदल सकता। नेक्स्ट देखिएगा, हाउ डू ह्यूमंस एक्लाइमेटाइज एट हाई एल्टीट्यूड वेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो फॉर नॉर्मल ब्रीथिंग। देखिएगा होता क्या है, जैसे जैसे हम, जैसे मान के चलो ये पृथ्वी के सरफेस पर रह रहे हैं हम यहाँ पर, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं ना, ऊपर की तरफ, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, एपी जो होता है, वो क्या होता है, कम होता है। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। एक बात सुनिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एयर जो होती है एटमॉस्फेयर में, वो हमारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करती है, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अब आप कहोगे सर हमें तो वो फील नहीं होता, आपको नहीं फील होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उतना ही आपकी बॉडी का प्रेशर है, और बॉडी का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन हो जाते हैं। फील कहां पर होगा, जब आपकी बॉडी का ज्यादा हो जाए या फिर ऊपर वाला ज्यादा हो जाए, तब फील होगा आपको। अब देखो, जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, तो एपी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, हमारा प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो पहाड़ों पर जाने पर क्या होगा, पहाड़ों पर जाने पर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, हमारा प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। हमारा प्रेशर बोले तो ब्लड प्रेशर, यानी कि यहाँ पर ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और नोज ब्लीडिंग होने लगेगी, नोज ब्लीडिंग होने लगेगी, क्योंकि जो ब्लड जो है वो प्रेशर की वजह से बाहर आने लगेगा, क्योंकि ऊपर वाला प्रेशर कम हो रहा है। नीचे हम समुद्र की गहराई में नीचे जाते हैं तो एपी जो है वो अधिक होता है, उस टाइम पर हमारे ऊपर प्रेशर ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब यहां पर आप इसको देख सकते हो, इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन इसने क्या पूछा है, तो देखिएगा, बाय डिक्रीजिंग रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, decreasing the bleeding affinity of the hemoglobin and by the increasing breathing rate। ब्रीथिंग रेट देखिएगा, लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को कम करके, हीमोग्लोबिन की बंधन स्नेहता को कम करके, सांस लेने की दर में वृद्धि करके। अरे भाई, अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो सांस लेने की दर में वृद्धि होगी, नहीं होगी, क्योंकि सांस कौन लेके जाता है, हीमोग्लोबिन ही तो ऑक्सीजन को कैरी करता है। इसको काटो भाई, इसको काटो। बाई इंक्रीजिंग रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, बिल्कुल भी जैसे हम ऊपर जाएंगे तो रेड ब्लड सेल बढ़ेंगी, ये तो ठीक बात है, गलत बात नहीं है ये। डिक्रीजिंग बाइंडिंग एफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ये ठीक है। बाई इंक्रीजिंग ब्रीथिंग रेट, और ब्रीथिंग रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक मिनट रुकिएगा भाई, एक मिनट रुकिएगा, ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक मिनट। हाउ डज ह्यूमन एक्लिमेटाइज एट हाई एल्टीट्यूड व्हेन दैट, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। देखिएगा, ये सुनिएगा मेरी बात, यहाँ पर आप क्या कर रहे थे, यहाँ पर आपका ब्रीथिंग रेट तो ऊपर, जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ब्रीथिंग रेट बढ़ता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन की एसेंसी, आरबीसी कम नहीं होती भाई, आरबीसी बढ़ती है भाई, डिक्रीज नहीं होंगी, बढ़ेंगी, तो इंक्रीज होंगी, ठीक है, ठीक है। डिक्रीज क्या होगी, एफिशिएंसी होगी हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। और ब्रीथिंग रेट बढ़ेगा, ये ठीक है भाई, बीज होगा बिल्कुल ठीक होगा, बीज होगा वो बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है भाई, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज ऑन द वर्ग ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू इनसेंसिटिविटी टू और इन्वायरमेंट, हमारे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता के कारण निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विलुप्त होने के कगार पर है। तो कौन सा पौधा विलुप्त होने पर, यानी कि रेड बुक के अंदर एंट्री आ चुकी इसकी, किसके अंदर, रेड बुक कौन सी भी, वो बुक है जिसके अंदर जो विलुप्त हो रहे प्रजातियां जो है उनको रखा गया है। तो कौन सी प्रजाति विलुप्त हो रही है, तो आपका जो मधुका इंसिग्निस जो है, ये आपका जो है विलुप्त हो रहा है, इसको बचा लीजिएगा, इन्वायरमेंट आप खराब कर रहे हो। तो इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक है भाई। तो ये था आज का अपना सारा का सारा कार्यक्रम, आज के अपने क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही, चाहेंगे जाने की अनुमति और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद साथियों।